अभी पहला टॉपिक हम लोग के सामने जो आ रहा है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, राइट। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो हम लोग समझ चुका है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या सीखा हम लोग, एक सीखा हम लोग फिक्स्ड एसेट्स, एक सीखा हम लोग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मार्क करो, इन्वेस्टमेंट के अंदर एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज इन्वेंट्री। ये दो पॉइंट दिख रहा है। अभी यहां पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट हम लोग को समझना है। इन्वेस्टमेंट को ऐसे अगर हम लोग डिफाइन करें एक लाइन में तो हम लोग बोल सकता है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोल सकता है, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन कर सकता है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, राइट। तो यहां पे तुम लोग को पहला लाइन में मिलेगा, मार्क कर लो, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, उसको बोलता है हम लोग इन्वेस्टमेंट। सॉरी, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। यहां पे हम लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। अब आया ग्रॉस और नेट का बात। अभी क्या आया बात, ग्रॉस और नेट। तुम लोग बैलेंस शीट तो बनाए ही है। फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करता है तो डब्ल्यूडीबी मिलता है, ऐसा कुछ कुछ याद है ना। तो जो ग्रॉस ब्लॉक बिफोर अलाउइंग डेप्रिसिएशन हम लोग बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक, आफ्टर अलाउइंग डेप्रिसिएशन हम लोग बोलते हैं नेट ब्लॉक। नेट और ग्रॉस में तुम लोग को समझ में आ रहा है, ग्रॉस में से कुछ निकाल देगा तो नेट आएगा, ये तो क्लियर हो रहा है, सिंपल सा बात है। ग्रॉस में से कुछ माइनस कर देगा तो ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स भी ऐड हो रहा है, इन्वेंट्री भी। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। अब जो फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट विल डेप्रिशिएट ओवर टाइम। ओवर टाइम उसका वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा, ओवर टाइम वो घिसेगा कि नहीं घिसेगा, राइट। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा तो वो सामान पुराना होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग अकाउंट्स में पढ़ा है कि हम लोग इसलिए एसेट्स का डेप्रिसिएशन करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन, ड्यू टू, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू कुछ स्पेसिफिक कारणों से। क्या क्या कारण है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। मशीन को तुम चला रहे हैं, वो घिस रहा है चलने की वजह से, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल ब्रेकडाउन, नॉर्मल खराब होना, ये नॉर्मल है। कोई चीज को तुम यूज करेगा धीरे धीरे घिसेगा, वो खराब होएगा। तो एक कारण क्या है डेप्रिसिएशन का, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। दूसरा क्या, पैसेज ऑफ टाइम, कि भैया जैसे जैसे मशीन पुराना हो जा रहा है वैसे भी तो थोड़ा थोड़ा ऑब्सोल्यूट हो रहा है। तो दैट इज वन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। थर्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, टेक्नोलॉजी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड होगा। टेक्नोलॉजी जब धीरे धीरे अपग्रेड होगा तो अपना पड़ा मशीन धीरे धीरे पुराना, मतलब पुराना टेक्नोलॉजी वाला कहलाएगा। अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को नया टेक्नोलॉजी के साथ। तो वो मशीन पुराना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो तीन कारणों से जब किसी एसेट का वैल्यू गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस कारणों से होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो नीचे यहां पे मार्क कर लो, डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू, क्या क्या रीजन बोला है, रीजन इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू नंबर 1 नॉर्मल वेयर एंड टियर, दिख रहा है। नंबर 2 पैसेज ऑफ टाइम। नंबर 3 एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इन तीन कारणों से अगर किसी एसेट का वैल्यू गिर रहा है तो उसको हम लोग बोलेगा एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अलग अलग नाम है, डेप्रिसिएशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का एक नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन ऑफ, और भी कुछ नाम है देखो, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, नाम सब मिल रहा है।
तुम लोग को जब सम्स आएगा ना न्यूमेरिकल्स में हर बार डेप्रिसिएशन लिख के नहीं देगा वो लोग। कभी वो लोग लिखेगा डेप्रिसिएशन, कभी वो लोग लिखेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कभी वो लोग बोलेगा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, वो लोग अलग अलग नाम से देगा। तो तुम लोग ये नाम सुनते हिट हो जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन का बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट या फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू 3 रीजंस: नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से एसेट का वैल्यू गिर जाए तो उसको क्या बोलेगा? जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, मशीन पड़ा हुआ था, वो अर्थक्वेक में धंस गया, जमीन फटा उसमें धंस गया, मशीन टूट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसको क्या बोलेगा? नेचुरल डैमेज यू कैन से, बट इकोनॉमिक टर्म इज कैपिटल लॉस। क्या बोलता है उसको? अगर इन कारण 3 कारणों से हो रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलता है, उसके अलावा किसी कारण से हो रहा है तो उसको कैपिटल लॉस बोलता है। क्या बोलता है? पीछे का पेज में तुम लोगों को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर लॉस इन द वैल्यू हो रहा है तो उसको बोलता है हम लोग कैपिटल लॉस। दिख रहा है यहां पे? ये जो शेडेड एरिया है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कैपिटल लॉस, लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। मिल रहा है? अच्छा, अब हम वापस अपना बैक टू टॉपिक आता है। डेप्रिसिएशन तुम लोग को समझ में आ गया क्या होता है? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालेगा तो नेट मिलेगा, ये भी समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन में से ग्रॉस में से कुछ माइनस होता है तो नेट आता है। अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कैसे करेगा हम लोग? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेगा? द टोटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेगा? द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एडिशन to the capital stock of an economy is called gross investment. Gross investment क्या है? The total, हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? टोटल। The total addition to the capital of stock of an economy during a period of time is called gross investment. Net investment में हम क्या बोलेगा? क्योंकि अब हमको बताना है excluding depreciation, तो हम क्या बोलेगा? The actual addition। ठीक है? The actual addition in the capital stock of an economy during a period of time is called net investment. ठीक है? It is after allowing depreciation. एक लाइन और लिख देगा ताकि और स्पेसिफाई हो जाए। It is after allowing, पर वर्ड पहला वर्ड में कैच आ गया। पहला में क्या बोला हम? ग्रॉस में टोटल, नेट में क्या बोला? एक्चुअल। अभी एक्चुअल क्यों बोल रहा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक कमेंट भी ऐसा आ सकता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। कमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को एक्चुअल क्यों नहीं बोलता है हम लोग? नेट को एक्चुअल क्यों बोलता है? अब फॉर एग्जाम्पल समझो, कोई मशीन है, ठीक है, तुम्हारे पास 5 मशीन है फॉर एग्जाम्पल। 5 मशीन, एक मशीन का कैपेसिटी है 1-1 लाख यूनिट बनाने का। तुम्हारा फैक्ट्री में 5 मशीन है, एक मशीन का कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने का 1 साल में। तो तुम्हारा फैक्ट्री का कैपेसिटी कितना है? तुम्हारे पास 5 मशीन है, एक मशीन का कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स बनाने का। तुम्हारा फैक्ट्री का कैपेसिटी कितना है? 5 लाख यूनिट्स, क्योंकि फैक्ट्री में 5 मशीन है। अब ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एक मशीन खराब हो गया, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एक मशीन खराब हो गई, उसको रिप्लेस करने के लिए तुम एक मशीन नया लाया। समझ में आ रहा है एग्जांपल? हम वैल्यू का बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ नंबर्स का बात कर रहे हैं। वैल्यू में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग। 5 मशीन था, एक मशीन का कैपेसिटी 1-1 लाख तुम्हारा कैपेसिटी था, 5 लाख। एक मशीन खराब हो गया तो तुम्हारा कैपेसिटी कितना हो गया? उसको रिप्लेस करने के लिए तुम नया मशीन लाया, उसका भी कैपेसिटी 1 लाख, तो फिर कैपेसिटी कितना हो गया? अब हमको बताओ यहां ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? एक मशीन ऐड किया हम लोग, तो हम लोग कितना एडिशन कितना किया? एक मशीन का एडिशन किया। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा, पहले भी 5 लाख था। तो ग्रॉस तो दिख रहा है कि एक मशीन का एडिशन हुआ,
पर एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्या एडिशन हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 मशीन था, माइनस 1 मशीन हुआ डेप्रिसिएशन, प्लस 1 मशीन हुआ ग्रॉस एडिशन, अल्टीमेटली रह गया वापस। अभी हम वैल्यू में नहीं बता रहा, इसको बताना चाहिए वैल्यू में, बट नंबर्स में बताने से तुम लोग ज्यादा कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज। अब दूसरा एग्जांपल लो, तुम्हारे पास 5 मशीन था, एक मशीन का कैपेसिटी था 1-1 लाख का, फैक्ट्री का कैपेसिटी था 5 लाख। ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एक मशीन यूजलेस हो गया, तुम 2 नया मशीन लगाया फैक्ट्री में, उस एक के बदले में तुम 2 नया मशीन लगाया फैक्ट्री में। तो अब तुम्हारा फैक्ट्री का कैपेसिटी कितना हो गया? पहले 5 था, -1 एक जो खराब हुआ, +2 कितना हो गया? 6। ग्रॉस एडिशन कितना हुआ? तुम कितना नया मशीन लगाया? इफेक्टिव इंक्रीज कितना मशीन की वजह से हुआ? 2 लगाने से तो 5 का 7 होना चाहिए था, पर 5 का 6 ही हुआ, बिकॉज एक डेप्रिशिएट भी तो हुआ। इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, एंड नेट इन्वेस्टमेंट बताता है एक्चुअली इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बढ़ रहा है। ग्रॉस कभी नहीं बताएगा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बढ़ रहा है, बिकॉज उसमें भी डेप्रिसिएशन जाना, क्योंकि कुछ लॉस भी तो हो रहा है। तो लॉस को माइनस कर दो, तब पता चलेगा नेट एडिशन कितना हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, और क्यों इंपॉर्टेंट है नेट समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही बताता है इकोनॉमी में एक्चुअली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बड़ा है, एक्चुअल एडिशन कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी में, क्योंकि वो एक्चुअल एडिशन ही प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो यहां पे देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन होएगा, मिल रहा है यहां पे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन, एडिशन के ऊपर वर्ड लिख लो टोटल, इट इज द टोटल एडिशन, राइट? टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग, और क्लियर कर दिया, बिफोर मेकिंग अलाउंस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट में क्या है? एक्चुअल एडिशन कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। अब देखो ये लोग डेफिनेशन का एक जैसा नहीं लिखते, दोनों लाइन सेम जैसा लिख जाएगा तो याद करने में आसानी है। तुम लोग उसको सेम बना लो, समझा? मतलब एक ही है, ग्रॉस में टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग, ये नहीं चाहिए, या हम लिखा दें क्या ग्रॉस, यहां ऊपर लिख लो, एक काम करो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लिखा देते हैं, तो यहां पे काटा पोटी करने के लिए जगह है नहीं ज्यादा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? द टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक of an economy in a given period of time it is before making an allowance for depreciation, ठीक है। लाइन थोड़ा सा सुंदर सा ड्राफ्ट कर दिया। अब तुम लोग का तीनों डेफिनेशन कॉमन हो गया। इन्वेस्टमेंट बोले तो क्या है? एडिशन टू द टोटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करने बोले तो हम लोग क्या बोलेगा? इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ, अभी 1 साल का पूछ रहा है, 1 महीना का पूछ रहा है, पता नहीं, फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, एडिशन। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? द टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप उसमें तुम फुल स्टॉप करके एक लाइन और जोड़ दो, इट इज बिफोर मेकिंग एन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है?
द एक्चुअल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज आफ्टर अलाउइंग डेप्रिसिएशन। क्लियर? एक ही ले में जा रहे हैं हम लोग, तीनों डेफिनेशन सेम है, सेम होना ही चाहिए। बुक में थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर प्लस माइनस करके लिखा है, कंफ्यूजन पालना ही नहीं अपने को, एक लाइन में अपना काम हो जा रहा है। तो ऊपर हम तुम लोगों को लिखा दिया टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक तो कॉमन है, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी कॉमन है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम कॉमन है, बिफोर डेप्रिसिएशन उसमें होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोल रहा है तो डेप्रिसिएशन वाला बात लिखने का जरूरत ही नहीं। क्लियर? बोलो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल स्टॉक, बोल, विद इन ए given period of time. It shows it is after making a provision for depreciation. नेट में डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। क्लियर? और यहां पे देखो ये सब मार्क तो तुम लोग कर ही लिया। ये फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा दिया है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस, बड़ा सिंपल और ये कॉमन सेंस है। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो नेट आएगा। अब मैथ्स में थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसपोज करना तो तुम लोगों को आता ही है। डेप्रिसिएशन अगर उधर चला जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं नेट प्लस डेप्रिसिएशन करने से, ये भी बोल सकता है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। फॉर्मूला तो घुमा घुमा के हम लोग कुछ ही बना सकते हैं, इसी लाइन में तो इधर उधर कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग तीनों फॉर्मूला लिखा है क्या तुम लोगों को? जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस होता है, ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन होता है। तीनों चीज समझ में आ गया। सम्स में हम यूज कराएगा तब मत बोलना कि भैया ये फॉर्मूला तो लिखा है नहीं, आप ये एक ही फॉर्मूला से तीन तीन फॉर्मूला बन रहा है और तीन चार फॉर्मूला ही सीखना भी हम लोग इस चैप्टर में। एक ग्रॉस नेट समझ गया हम लोग, एक एनएफआईए समझेगा हम लोग, एक एनआईटी समझेगा हम लोग, ये चैप्टर खत्म। अभी पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गया, ग्रॉस और नेट, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना। हम बेसिक्स में बहुत टाइम देते हैं ताकि जब हम प्रैक्टिकल में जाए 5 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं देना पड़े, इसलिए हम लोगों को बेसिक्स में ज्यादा टाइम देते। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो सम्स ऐसे सॉल्व होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा सम सॉल्व करते हुए धुआं निकल जाएगा। और ये सबका ऑल्टरनेट नाम पे ध्यान देना, डेप्रिसिएशन को और क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में चलो, ये टॉपिक तुम लोगों को पूरा बता दिया। एनआईटी, अच्छा यहाँ पे डिफरेंस का चार्ट दिया, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्या करना है समझ में तो आई गया। डेप्रिसिएशन सिर्फ तीनों कारणों से होता है, कैपिटल लॉस उसके अलावा बाकी सब कारणों से होता है, राइट? एग्जाम्पल दे देना, हो गया खत्म। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा अब समझो तुम लोग क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का रिश्ता समझना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सरकार फर्म्स को दो तरह से फर्म्स के साथ रिलेटेड है टैक्सेस में। एक, सरकार गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज देता है, एक सरकार फर्म से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेता है। डायरेक्ट टैक्सेस भी लेता है बट वी नॉट टॉकिंग अबाउट इट। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? वो टैक्सेस जो लागू किसी और पे होता है, पॉकेट से किसी और के निकलता है, इनडायरेक्ट। याद रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो लगाया किसी और पे जाता है पर उसका भार किसी और पे पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स, जब हम लोग एक सामान खरीदने जा रहे हैं किसी स्टोर में तो प्राइस प्लस जीएसटी लगा के हम लोग से दुकानदार लेता है। प्राइस तो वो बोल दिया ये प्राइस है प्लस जीएसटी और लगा के, किसी रेस्टोरेंट में बैठो नीचे लिखा हुआ रहता है जीएसटी 5% एक्स्ट्रा, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो वो हम लोग देना ही है, टैक्स भी हम लोग को देना है। तो लागू तो सरकार उस पर कर रहा है, सरकार तो उससे मांग रहा है टैक्स।
पर देना किसको पड़ रहा है, पॉकेट से किसके निकल रहा है, बर्डन उस टैक्स का किस पे पड़ रहा है, हम लोग पे। वो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी हम लोग उसका बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स को कभी भी, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसपे लागू किया जाता है, जिससे मांगा जाता है, उसको अपने पॉकेट से देना, वो किसी और से चार्ज नहीं कर सकता डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो बिजनेसेस है वो कंज्यूमर से चार्ज करता है, राइट, इसलिए उसको इनडायरेक्ट बोलता है, और जो चार्ज नहीं करता है उसको डायरेक्ट बोलता है। जैसे इनकम टैक्स फर्म्स चार्ज नहीं करता हम लोग से, किसी बिल में देखा क्या फर्म इनकम टैक्स जोड़ के देता है, नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। किसी बिल में देखा वेल टैक्स लगा के दिया, प्रोफेशनल टैक्स लगवा के दिया, नहीं लगा के देता, वो सब डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो फर्म्स वसूल करता है। इंग्लिश में सुंदर से बोले तो टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड, उसको बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स। एंड टैक्सेस हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, उनको बोलता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। क्लियर? अभी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए। सब्सिडी क्या होता है, सरकार जब असिस्टेंस दे रहा है फर्म्स को, सरकार क्या दे रहा है फर्म्स को, असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस, वो होता है सब्सिडी। जैसे तुम लोग को एग्जांपल दिया था हम एलपीजी सिलेंडर का, तुम लोग को एग्जांपल दिया था हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, याद है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मान लो अगर जो स्कूटी है 1,20,000 का है, पर प्रोड्यूसर मतलब फर्म तुमसे 80,000 ही ले रहा है, 40,000 उसको सरकार दे रहा है, तो तुमसे वो 80 मांग रहा है, उसका वैल्यू है 1,20, बाकी 40 उसको कौन दे रहा है? वैसे एलपीजी सिलेंडर में कंपनी यहां पे अपने से कम ले रहा है, 800-900 रुपए ले रहा है, बाकी उसका दाम 1100-1200 रुपए है, बैलेंस जो 100-200-300 रुपए उसको कौन दे रहा है? सरकार। वो सब्सिडी, दैट इज सब्सिडी। क्लियर? तो यहां पे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स समझ लिया, सब्सिडी समझ लिया। इनडायरेक्ट टैक्स का एक और खास बात बता देता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? डायरेक्ट टैक्स लोगों पे लगता है। इनकम टैक्स हमको देना है, इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है वो सामान के अगेंस्ट है, हमारे पर लागू नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स हम जितना कमाएगा हमको उतना टैक्स देना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर लागू हो रहा है। पर गुड्स वाला केस क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू हो रहा है। तो जो इंसानों पे लगता है, इंसान मतलब यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन दोनों का बात कर रहे हैं, वो टैक्स डायरेक्ट होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का एक और फीचर क्या है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक, क्लियर? अभी मार्किंग कर लो फटाफट, इतना ही बात है इसमें। एक दो बात और बता सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बारे में। जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, एग्जांपल सिंपल सा, जैसे हम बताया रेस्टोरेंट में लिखा होता है सब्जी का रेट है 200 रुपया, नीचे स्टार मार्क करके जीएसटी एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है, जब उस सब्जी का बिल आएगा 200 नहीं आएगा, तुमको 200 नहीं देना पड़ेगा, 200 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, मान लो 5% है फॉर एग्जांपल, तो तुमको 210 देना पड़ेगा, राइट? तो इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस बढ़ा दिया, सामान का दाम 200, पर क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगा इसलिए देना पड़ा 210। सामान का मार्केट प्राइस, जो प्राइस हम लोग को देना पड़ता है खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। तो सामान का मार्केट प्राइस को सब्सिडी क्या किया, स्कूटी था 1,20,000 का, पर हम लोग को देना पड़ा 80,000, तो सब्सिडी क्या उसका मार्केट प्राइस को। तो इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाता है, सब्सिडी मार्केट प्राइस को। क्लियर? अब ये मार्क कर लो फटाफट सारा बात, इसके पहले कि हम भूल जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता किस पे, देखो, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे लगता है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ में यहां लिख लो बर्डन ऑफ टैक्स is shifted on to the consumers। बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट हो जाता है ऑन टू द कंज्यूमर्स।
बर्डन। याद रहेगा, बर्डन मतलब समझिए ना कि लागू किसी और पे लग रहा है, पॉकेट से किसी और का लगना, मतलब टैक्स का इंपैक्ट किसके पॉकेट से निकल रहा है, दैट इज द बर्डन। बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड ऑन टू द कंज्यूमर्स, लगता है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पेज में देखो, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, प्राइस को इंक्रीज कर देता है। कौन सा प्राइस को, मार्केट प्राइस को। कौन सा प्राइस को, मार्केट प्राइस, which the consumer has to pay to get the product। मार्केट प्राइस क्या हो गया, वो प्राइस जो कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है सामान को पाने के लिए, तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद मिलता है कंज्यूमर को, तो इट इंक्रीजेस द प्राइस। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडीज फाइनेंशियल असिस्टेंस। देता कौन है, बाय द गवर्नमेंट। यहां लेता कौन था, बाय द गवर्नमेंट। टैक्स लेता कौन था, गवर्नमेंट। सब्सिडी देता कौन है, गवर्नमेंट। देता किसको है सब्सिडी, प्रोड्यूसर्स मतलब फर्म्स, ट्रेडर्स भी हो सकता है, प्रोड्यूसर्स भी हो सकता है। टू, और सब्सिडी देने के पीछे का सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर। सरकार किस लिए दे रहा है सब्सिडी, सोशल वेलफेयर के लिए दे रहा है, राइट। सब्सिडी की वजह से क्या होता है, मार्केट प्राइस कम हो जाता है, रिड्यूस द मार्केट प्राइस। इसको हम लोग अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, नाम अलग अलग हो सकता है। इकोनॉमिक असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सब सब्सिडी का ही नाम है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट है कि फैक्टर पेमेंट है, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्यों है, जब हम लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं ना, वहां कोई शर्त नहीं लगा कि इसके बदले में सरकार हम लोग को ये सर्विस देगा। जब सरकार हम लोग से टैक्स ले रहा है, उसके बदले में कोई सरकार हम लोग को गारंटी थोड़ी दिया हम तुम लोग को ये सर्विस देगा। इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारा वादा करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट टैक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन किसी सर्विस का है क्या, नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम टैक्स दिए नहीं देगा तो तुमको यह सर्विस नहीं मिलेगा, या तुमको यह सर्विस तभी मिलेगा जब टैक्स सरकार को मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। इट इज अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। सरकार कोई हम लोग को फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहा है, फिर भी हम लोग को टैक्स, सरकार बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द टैक्स। वैसे सब्सिडी, सरकार सब्सिडी किस लिए दे रहा है, सोशल वेलफेयर के लिए। फर्म सरकार को अलग कोई फैक्टर सर्विस नहीं दे रहा है जिसके बदले में सरकार उसको सब्सिडी दे रहा है, सरकार सोशल वेलफेयर के लिए दे रहा है। तो ये भी क्या है, ट्रांसफर। हम लोग भी टैक्स किस लिए दे रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए दे रहे हैं, सबके भले के लिए। हम लोग को सरकार से बदले में सर्विसेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा टैक्स देते हो, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो या सब्सिडीज हो, ये दोनों क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। क्या है, तो ऑब्वियसली इनकम में इंक्लूड होना चाहिए क्या, इनकम में इंक्लूड होना चाहिए क्या, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होना चाहिए क्या, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर, यहां पे लिखा हुआ देखो, सब्सिडीज इज अ ट्रांसफर पेमेंट। अब सिर्फ सब्सिडी थोड़ी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी तो यहां पे लिख लो, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी दोनों ही ट्रांसफर है। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी दोनों ही ट्रांसफर पेमेंट है, दोनों के बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं है। इनडायरेक्टली बहुत कुछ मिलता हो, पर डायरेक्ट कोई नेक्सस नहीं है। ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है। क्लियर, सो दे विल नॉट be included in national or domestic income
नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। वर्ड इनकम इंपॉर्टेंट है, नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? अभी दो टर्म, पहला टर्म है फैक्टर कॉस्ट। जब हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट तो क्या समझता है? बुक मत देखो, हमको देखो। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट बुक हम हटाई देते हैं यहां से। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्शन का कॉस्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा लैंड का भाड़ा लग रहा है 20 रुपया, लेबर को दे रहा है 25 रुपया, इंटरेस्ट दे रहा है 25 रुपया, कितना हो गया? 20 प्लस 25 प्लस 25 70। हम अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है 30 रुपया, 100 रुपया, प्लस उस पर टैक्स लग रहा है 10 रुपया, 110 का कंज्यूमर को बिक रहा है। अब हमको बताओ फैक्टर कॉस्ट क्या है? एग्जाम्पल फिर सुना देता है। हम 20 रुपया रेंट दे रहे, 25 रुपया सैलरी, 25 रुपया इंटरेस्ट, 30 रुपया हम प्रॉफिट अपना जोड़ेगा। हम फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, काम कर रहा है तो फ्री में थोड़ी कर रहा है, समाज सेवा थोड़ी कर रहा है। 30 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है तो हो गया 25 प्लस 25 प्लस 20, पहला 70, कितना 70 प्लस 30 100 प्लस 10 टैक्सेस, दैट इज 110 का कंज्यूमर को बिक रहा है। फैक्टर कॉस्ट क्या है यहां पे? जोर से बोलो। 70। गलत, 100। अरे प्रॉफिट भी तो फैक्टर सर्विस है, एंटरप्रेन्योरशिप भी तो क्या है। इसलिए हम बार बार, हम जब बोलते हुए थोड़ा गेम खेला तुम लोग के साथ, 20 प्लस 25 प्लस 25 को अलग से जोड़ करा दिया, इसलिए तुम लोग 70 बोल दिए सबका सब। फैक्टर 4 होता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और तो प्रॉफिट इज ऑल्सो ए फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है यहां पे? 100। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? 10। मार्केट प्राइस क्या है? कंज्यूमर को क्या पे करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट खत्म। कॉन्सेप्ट इतना ही था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्या कॉन्सेप्ट था? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बस इतना ध्यान रखना, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट, भूल मत जाना। कॉस्ट वर्ड सुन के दिमाग क्या है? कॉस्ट सोचता है। प्रॉफिट तो इनकम होता है, कॉस्ट बोलते वक्त प्रॉफिट दिमाग से निकल जाता है। ऐसा होता है ह्यूमन नेचर। हम लोग इतना साल से कॉस्ट कॉस्ट सुन के आ रहे हैं, पर इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट भी एक फैक्टर। तो ये चीज यहां पे देखो, फैक्टर कॉस्ट बता रहा है, फैक्टर कॉस्ट बता रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पे कर रहा है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। यहां पे हम अलग से लिखा है, इसको मार्क कर लो प्लीज। इंक्लूडिंग प्रॉफिट तुम लोग भी लिख लो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलने से आ गया प्रॉफिट, बट फिर भी गलती करेगा, इसलिए अलग से लिख लो इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, बट याद रखने के लिए, गलती नहीं करने के लिए इंक्लूडिंग प्रॉफिट। उसी तरह से मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो फैक्टर कॉस्ट तो हो ही गया, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा, माइनस सब्सिडी होएगा, अगर सब्सिडी है तो। अगर सब्सिडी है तो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ के सब्सिडी माइनस होएगा, तब आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो यहां पे मार्केट प्राइस क्या है? इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स द सब्सिडीज। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है और सब्सिडी एक्सक्लूड होता है। अभी यहां पे एक तो फॉर्मूला बना दिया प्यारा सा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, दिख रहा है फॉर्मूला? ये तो हम लोग समझ ही गए, ये तो हम लोग कैलकुलेट किया था, बट इसको ये लोग क्या किया? फॉर्मूला के रूप में इसका रूपांतरण कर दिया। क्लियर? अभी इसके अंदर जो ये पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, इसको बोलता है हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलता है? NIT प्यार से बोलता है, पूरा नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज।
फैक्टर कॉस्ट पे एनआईटी जुड़ने से मार्केट प्राइस बन जाएगा, मार्केट प्राइस से एनआईटी माइनस करने से फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस करने से एनआईटी आ जाएगा। एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बोला हम? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, और इसको हम ऐसे बोले फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, दिखाई देता है। या हम इसको ऐसे बोले एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, ये तीनों बोल सकता है, एक ही बात है। और एनआईटी का मतलब क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जिस चीज का नेट लाना चाह रहा है ना, माइनस करते हो तो हम लोग पहले उसको रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले रिद्धिमान मोहित को 50 रुपया दिया, मोहित रिद्धिमान को 30 रुपया दिया। ध्यान से सुनना एग्जाम्पल को, मजेदार है। रिद्धिमान मोहित को 50 रुपया दिया, मोहित रिद्धिमान को, नेट मोहित रिद्धिमान को कितना दिया? अगर पूछे नेट मोहित तो हम क्या करेगा फॉर्मूला में? मोहित क्या बोला, नेट रिद्धिमान अगर हम बोले तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएगा? रिद्धिमान जो दिया माइनस मोहित जो दिया। जिस चीज का नेट निकालना चाहता है उसको हम पहले रखता है फॉर्मूला में। नेट रिद्धिमान का निकालना चाहेगा तो हम रिद्धिमान माइनस मोहित करेगा, पर अगर हम नेट मोहित का निकालना चाहेगा मोहित माइनस रिद्धिमान करेगा। नेट मोहित कितना दिया रिद्धिमान को? 30 माइनस 50 माइनस 20। इसका मतलब नेट नेट इसको मिला, ये दिया नहीं, दिया माइनस मतलब मिला, राइट। रिद्धिमान कितना दिया मोहित को? 50 माइनस 30 20। नेट रिद्धिमान कितना दिया? 20। नेट मोहित कितना दिया? 30 माइनस 50 माइनस 20। अगर हम ये पूछे नेट मोहित कितना दिया, तुम लोग बोलेगा माइनस 20 दिया, माइनस 20 दिया मतलब 20 दिया। माइनस 20 दिया का उल्टा क्या होता है? माइनस आगे लगने से क्या होता है? जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है, अगर प्रॉफिट को हम लिखते हैं माइनस 1000 मतलब क्या? प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। प्रॉफिट में माइनस फिगर मतलब लॉस, लॉस में माइनस फिगर मतलब, इसलिए हम तुम लोग को ये एग्जांपल दे रहे हैं इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए कि वर्ड्स को कैच करना। हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? रिद्धिमान मोहित को नेट कितना दिया, तो जो रिद्धिमान दिया माइनस जो मोहित दिया, नेट रिद्धिमान कितना दिया? 50 माइनस 30। नेट मोहित कितना दिया? मोहित कितना दिया? सवाल सुना, नेट मोहित कितना, तो मोहित कितना दिया? 30 माइनस रिद्धिमान कितना दिया? 50, तो मोहित माइनस 20 दिया। अब ये कॉमन सेंस है, माइनस 20 दिया मतलब 20 लिया। अगर हम सवाल को घुमा दे, नेट मोहित कितना लिया रिद्धिमान से, सवाल अगर हम घुमा दे मोहित कितना लिया रिद्धिमान से नेट, तो हम लोग पहला फॉर्मूला पुट करेगा, मोहित कितना लिया माइनस रिद्धिमान कितना लिया। मोहित लिया 50, रिद्धिमान लिया 30, आ गया 20 20। अगर हम पूछे नेट रिद्धिमान कितना लिया मोहित से, तो रिद्धिमान कितना लिया 30 माइनस मोहित कितना लिया 50, तो नेट रिद्धिमान कितना लिया? माइनस 20। लिया दिया प्लस माइनस, क्लियर हो रहा है? वैसे ही ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स मत करना करो, भले किसी का भी फिगर बड़ा हो, डजंट मैटर। अगर इनडायरेक्ट टैक्स 10 है, सब्सिडी 20 है, तो भी तुम करेगा 10 माइनस 20 ही। यहां पे बड़ा छोटा नहीं है, यहां पे तुम कॉन्सेप्ट समझना क्या मांग रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर नेट सब्सिडी मांगता तो हम लोग करता सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, पर मांग क्या रहा है? नेट इनडायरेक्ट, तो हम लोग क्या करेगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, फिगर भले किसी का कितना भी हो, आंसर माइनस में आ रहा तो माइनस में लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर?
तो ये 3 फॉर्मूला भी तुम लोगों को बनवा दिया। वैसे डेप्रिसिएशन वाला भी 3 फॉर्मूला बना ही लो यार, बात का झमेला ही नहीं रहेगा, बुक में बना लो। यहां पे डेप्रिसिएशन से लेके हम लोग 3 फॉर्मूला क्या सीखा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला हम लोग बना लिया, वैसे लिखा दे रहा है सिंप्लिसिटी के लिए, है कॉमन सेंस, लिखाना चाहिए नहीं हमको बट लिखा दे रहा है। अब इसको चीटिंग करके लिखेगा, खुद ही लिख लो, बहुत जन बोर्ड में देख रहा है, लिखो खुद। लास्ट टॉपिक फॉर द डे। हम ये नेट और ग्रॉस इतना क्यों चिल्लाया पता है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, जहां जहां जोर दे रहा है तुम लोगों को भी जोर देना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। तो हम लोग क्या करेगा? फ्रॉम -2, क्योंकि मान क्या रहा है? नेट फैक्टर इनकम। तो हम लोग बोलेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो पता चल जाएगा नेट कितना आया। अगर हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 2 तो हम लोग क्या बोलेगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? इसी को प्यार से बोलता है NFIA। क्या बोलता है? क्या हो गया? नेट फैक्टर। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोला ना तो हम लोग मानेगा फ्रॉम। अगर कुछ नहीं बोल रहा, साइलेंट है, NFIA बोल दिया तो हम लोग मानेगा फ्रॉम। अगर बोले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम है ही लिखा हुआ है उसमें, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ NFIA लिख दिया तो हम लोग क्या मानेगा? फ्रॉम। और उसका मतलब क्या है? फ्रॉम -2, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और अगर बोला नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट होता है वो फैक्टर इनकम है। और ये फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से। तो इसका कनेक्शन क्या है पता है? डोमेस्टिक और नेशनल समझने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है। हम लोग को पता है, हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन पढ़ा है। नॉर्मल रेसिडेंट जो ऑर्डिनरीली यहां रिसाइड करता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां है, क्या वो लोग बाहर से पैसा नहीं कमा सकता है? जैसे हम लोग एग्जांपल लिया था, टाटा का एक बिल्डिंग है जापान में जो भाड़ा में दिया है, तो उसको फैक्टर इनकम जापान से मिल रहा है। वो नॉर्मल रेसिडेंट यहां का है और उसको इनकम कहां से मिल रहा है? वैसे ही इंडियन मतलब जापान का एम्बेसी इंडिया में है, वहां पे एक जापानीज काम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानता है? जापान का रेसिडेंट। कहां का मानता है? इंडिया कहां से कमा रहा है इनकम? तो ये क्या हो गया? इनकम टू अब्रॉड। तो ऐसा बहुत सारा यहां का रेसिडेंट्स है जो बाहर से इनकम कमा रहा है, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम। और ऐसा बहुत सारा बाहर का रेसिडेंट है जो हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम, बाहर अंदर अपना दूसरा, इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट्स, या इंडियन नॉन इंडियन का बात नहीं हो रहा है, इंडिया नॉन इंडिया का बात नहीं हो रहा है। अंदर का लोग बाहर से जो कमाया, अंदर का लोग मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स, बाहर से जो कमाया मतलब आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। बाहर का लोग अंदर से जो कमाया, बाहर का लोग मतलब अदर देन नॉर्मल रेसिडेंट्स, अंदर से कमाया मतलब हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया। ठीक है, अंदर बाहर, यहां पे हम डोमेस्टिक टेरिटरी को रेफर कर रहे हैं, और यहां का लोग, बाहर का लोग मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स या नॉन रेसिडेंट्स। क्लियर? तो अभी यहां पे देखो बुक में सिंपल एक्सप्लेनेशन है। पहले तो ये NFIA बोला है, देखो NFIA दिख रहा है, तो तुम लोग को यहां पे लिख लेना है फ्रॉम, क्या लिख लेना है? NFIA अगर बोला जाए तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मान लेगा? फ्रॉम, इसलिए ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम।
ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम, और इसका मतलब क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू लिख लो, क्या पेड टू और फ्रॉम मजा आएगा, तो लिख लो टू अब्रॉड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम माइनस टू, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम माइनस टू। तो आ गया नेट फ्रॉम, और अगर हम लोग को नेट टू लाना है, ऊपर हम लिख दिया फॉर्मूला देखो, NFI अगर टू लाना हो टू, तो हम लोग क्या करेगा, टू माइनस, बाकी कहानी सेम है, फैक्टर इनकम अब्रॉड, बस फ्रॉम और टू का डिफरेंस। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड टू फ्रॉम का मतलब समझ गया ना, हम लोग का रेसिडेंस आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या कमा रहा है, बाहर का रेसिडेंस हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या कमा रहा है। अभी देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब बताया, मिल रहा है। तो इसमें तुम लोग चाहो तो अपना सिंपल वर्जन लिख लो, फ्रॉम अब्रॉड मतलब यहां का रेसिडेंस आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या कमाए, ये समझ में आ रहा है। अंदर का लोग बाहर से क्या कमाया, अंदर का लोग, हम तो ये लिखेगा, हमको ये याद रहता है, अंदर का लोग बाहर से क्या कमाया, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अंदर का लोग मतलब, और बाहर से मतलब, अंदर का लोग मतलब हो गया रेसिडेंट्स, बाहर से मतलब हो गया आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इंग्लिश तो तुम लोग कर लेगा, इनपुट एक्सपोर्ट आएगा, बट बेसिकली क्या है, यहां का लोग बाहर से क्या कमा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका मतलब क्या होगा, बाहर का लोग अंदर से क्या कमाया, बाहर का लोग मतलब नॉन रेसिडेंट्स, अंदर से मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डीटी लिखते, डीटी समझ जाएगा, डीटी तुम लोग पूरा ही लिख लो, बाद में डीटी सोचता रह जाएगा क्या। क्लियर। सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA, सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA, थोड़ा सा हम समझा देता है अपना स्टाइल में, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, हम एक चार्ट बनाता है, तुम लोग को थोड़ा सा हमको सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है। अब हमको बताओ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, हम तुम लोग को बताया था, कुछ याद आ रहा है। नेशनल इनकम नॉर्मल रेसिडेंट्स का कमाई को बोलता है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी कमाया जा रहा है उसको बोलता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक। नेशनल इनकम क्या होता है, जो हम लोग का नॉर्मल रेसिडेंट्स का इनकम को अगर सबका जोड़ दें उसको बोलेगा नेशनल इनकम। हम लोग के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया इनकम को अगर हम लोग जोड़ ले उसको बोलेगा डोमेस्टिक इनकम। अब हमको बताओ इधर जो हम लोग एक मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स ही बोलेगा ना इसको, ये हम लोग मैट्रिक्स एक बना लिया 2x2 का। अभी तुम लोगों को बताना है कौन सा इनकम किसमें आएगा। रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से जो कमा रहा है, ये कॉमन एरिया का मतलब क्या है, रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमा रहा है। अगर यहां का रेसिडेंट यहीं रह के
कमा रहा है तो वो नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? यहाँ का रेसिडेंट कमा रहा है ना। नेशनल इनकम क्या होता है? जो भी यहाँ का रेसिडेंट का इनकम है वो नेशनल इनकम है, चाहे वो कहीं से भी कमाए। तो अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कमा रहा है तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कमा रहा है तो डोमेस्टिक इनकम में भी हम लोग का रेसिडेंट बाहर से जो कमा रहा है नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग का रेसिडेंट कमा रहा है, नेशनल इनकम में आएगा। डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? बाहर से कमा रहा है, यहां थोड़ी कमा रहा है, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। नॉन रेसिडेंट हम लोग के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो कमा रहा है नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेसिडेंट यहां का नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के आउटसाइड, ये लास्ट बचा नॉन रेसिडेंट, आउटसाइड से जो कमाया है, जो बाहर का लोग बाहर रह के कमाया है, नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हो रहा है? ये सिंपल सा डायग्राम एकदम क्लियर हो रहा है। रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में रह के कमाया है तो नेशनल इनकम में भी आएगा क्योंकि रेसिडेंट का कमाई है, डोमेस्टिक में भी आएगा क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया कमाई है। रेसिडेंट अगर बाहर से कमा रहा है तो नेशनल इनकम में तो क्योंकि रेसिडेंट का कमाई है, पर डोमेस्टिक में नहीं आएगा क्योंकि आउटसाइड से कमाया है। नॉन रेसिडेंट अगर डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाएगा तो नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि वो रेसिडेंट नहीं है हम लोग का, पर डोमेस्टिक में आएगा क्योंकि हम लोग के यहां रह के कमाया है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमाया है। नॉन रेसिडेंट बाहर यूएसए का आदमी यूएसए में रह के जो भी कमा रहा है वो हम लोग का डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम में क्यों आएगा? ना तो आदमी अपना, ना तो जगह अपना, नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? जो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमाया गया, ये डोमेस्टिक इनकम है। नेशनल इनकम क्या होता है? जो रेसिडेंट्स कमाया वो नेशनल इनकम है, यही है ना? क्लियर हो रहा है? तो नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस क्या है? देखो ये तो कॉमन है, सेट सिखाने लग गया। देखो ये तो कॉमन है, ये वाला बॉक्स तो दोनों में है, ये वाला बॉक्स दोनों में नहीं है। डिफरेंस क्या है? ये बॉक्स का और डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक में, सॉरी नेशनल में ये बॉक्स है पर डोमेस्टिक में नहीं है। डोमेस्टिक में ये बॉक्स है पर नेशनल में, दो ही तो आइटम का डिफरेंस है। जो हम लोग का रेसिडेंट यहीं रह के कमा रहा है वो तो नेशनल में भी है, डोमेस्टिक में भी है, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। पर हम लोग का रेसिडेंट बाहर से जो कमा रहा है वो डोमेस्टिक में नहीं आएगा, पर नेशनल में बाहर का रेसिडेंट यहां से जो कमा रहा है डोमेस्टिक में आएगा, पर नेशनल में हम लोग का रेसिडेंट बाहर से जो कमा रहा है नेशनल में आएगा, डोमेस्टिक में बाहर का रेसिडेंट यहां से जो कमा रहा है डोमेस्टिक में आएगा। तो बाहर वाला जो यहां से कमा रहा है वो क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हम लोग वाला लोग जो बाहर से कमा रहा है क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही तो दो डिफरेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, बाकी तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब अगर हम डोमेस्टिक इनकम से पहुंचना चाहे नेशनल इनकम तक, डोमेस्टिक इनकम से हम पहुंचना चाहेगा नेशनल इनकम तक, तो हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सोचो, वो फॉर्मूला तो बाद में बनाएगा हम ये ब्रेक करके तुम लोग को फॉर्मूला बनवा रहे हैं तुम लोग से। डोमेस्टिक इनकम में क्या है? रेसिडेंट जो विद इन डीटी से
कमाया, नॉन रेसिडेंट जो विद इन डीटी से कमाया, यही तो है। नेशनल में क्या है, रेसिडेंट जो डीटी से कमाया प्लस रेसिडेंट जो आउटसाइड से कमाया, यही तो है नेशनल इनकम में। तो अगर हम यहां से यहां पहुंचना चाहते हैं तो इसके अंदर रेसिडेंट डीटी तो दोनों में है, इसका कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है। ये इसमें है जो निकालना पड़ेगा, ये इसमें है जो लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेगा, प्लस करेगा इसमें नॉन रेसिडेंट जो डीटी से कमाया, सॉरी माइनस करेगा जो नॉन रेसिडेंट डीटी से कमाया, प्लस करेगा जो रेसिडेंट आउटसाइड से कमाया। तो पहुंच जाएगा हम लोग इसमें। इससे इस तक पहुंचने के लिए दो ही तो एडजस्टमेंट करना है। मतलब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पहुंचने के लिए हम लोग दो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। रेसिडेंट जो बाहर से कमाया उसको क्या बोलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रेसिडेंट जो बाहर से कमा रहा है, फैक्टर इनकम बाहर वाला लोग जो यहां से कमा रहा है। तो हम लोग क्या किया, प्लस फ्रॉम -2 इज इक्वल टू, अब फ्रॉम -2 को हम लोग क्या लिखते हैं प्यार से, मतलब क्या सीखा, डोमेस्टिक प्लस NFIA करेगा तो बाकी इसका भी 3 फॉर्मूला बन जाएगा। नेशनल में से NFIA माइनस करेगा, NFIA हम लोग ऐसे भी निकाल सकता है, नेशनल माइनस डोमेस्टिक, 3 फॉर्मूला बन गया। समझ में आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अभी देखो यहां पे हम लोग ये सब तो मार्क कर ही लिया, ये 3 फॉर्मूला तुम लोग यहां पे लिख लो, अपना बुक में लिख लो ये 3 फॉर्मूला जहां भी जगह मिले। ये चारों ही लिख लो, ये 4 कॉपी कर लो। डोमेस्टिक पे हम लोग फ्रॉम -2 इज इक्वल टू नेशनल, जहां जगह मिले। हो गया कॉपी, जल्दी जल्दी, टाइम इज रनिंग फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं है। आज अफरोजा क्यों नहीं है, पता ना कर तो देखो, लड़का लोग सारा का सारा है। डन। अब लास्ट टॉपिक है आज का दिन का, फटाफट में हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कराते हो, थोड़ा सा अच्छा से बता देगा वापस। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA कुछ नहीं है, फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम है क्या, फैक्टर इनकम ही तो है, बस डिफरेंस है जो आया माइनस जो गया। अब कंपोनेंट्स क्या क्या पता है, नेट अपने को पता है। फैक्टर इनकम में क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बदले रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब मिलता है ना। इसी को तोड़ दिया, देखो पहला बोलते हैं नेट कॉम्पेंसेशन टू नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब सैलरी वेजेस इसमें कवर हो गया। दूसरा क्या बोला, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रेंट चला गया, एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट प्रॉफिट चला गया। अच्छा, प्रॉपर्टी में कैपिटल जो दिया वो भी तो प्रॉपर्टी था, तो इंटरेस्ट भी इसमें घुस गया, बचा क्या, सब तो इसमें। तीसरा भी एक कैटेगरी है नेट रिटेन अर्निंग्स, मतलब प्रॉफिट का हर पार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। अपने को पता ना, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म कुछ पार्ट रिटेन कर लेता है। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोल के पढ़ा है तुम लोग कभी, कि प्रॉफिट इज फ्लोड बैक इनटू द बिजनेस। जो हम लोग प्रॉफिट कमाया पूरा का पूरा क्या हम लोग एंटरप्रेन्योर को दे देता है क्या, उसी का है, पर अभी दिया नहीं, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए भी बिजनेस को पैसा चाहिए, तो पूरा प्रॉफिट बांट नहीं देता बिजनेस, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रख लेता है फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस और ग्रोथ करने के लिए, कुछ और ऐड करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस अपने पास रख लेता है ओनर का ही, पर उसको भी दे नहीं रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स।
तो नेट रिटेन अर्निंग्स को तीसरा कैटेगरी बना दिया। वैसे तो ये प्रॉफिट का ही पार्ट, पर पहला वाला में क्या, जो प्रॉफिट दिया, और तीसरा पॉइंट बना दिया जो प्रॉफिट उसका है पर दिया नहीं। सिंपल। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई ये बोलने से क्या है, नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज। नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज मतलब यहां का एम्प्लॉइज बाहर से क्या कमाया माइनस बाहर का एम्प्लॉइज यहां से क्या कमाया। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज, यहां का लोग बाहर से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना कमाया, माइनस बाहर का लोग यहां से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना कमाया, वो हो गया नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा नेट रिटेन अर्निंग्स, जो प्रॉफिट बटा नहीं, जो बच गया, यहां वाला बाहर से वैसा कितना कमाया, बाहर वाला यहां से वैसा कितना कमाया, खत्म।